नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 23 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून और डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज यहाँ पे होने वाले हैं, जहाँ पर जिसका पीडीएफ लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा ही दिया जाएगा। और अगर आपको एडमिशन्स लेना है भद्रा इस अकेडमी में, परसों से ही नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadraisacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया है। मणिपुर में ई बजट ऐप को लॉन्च किया गया है। नाउ ई बजट ऐप से आप समझते क्या है बताइए। तो उनका जो बजट है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। पहली बात तो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप सारे बजट पढ़ पाओगे। पहले क्या होता था दैट बजट जो है ना एज अ डॉक्यूमेंट निकलता था। देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं दैट अभी एज अ डॉक्यूमेंट नहीं निकलेगा, नहीं, डॉक्यूमेंट्स कुछ जरूर निकलेंगे जो कि मणिपुर के असेंबली पे अल्टीमेटली डिस्कशंस किए जाएंगे अनडाउटेडली, राइट। बट क्या होता था ना दैट वेरियस अदर लेजिस्लेचर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली एक एप्लीकेशन के थ्रू आप बजट का A to Z, जी हाँ A to Z सब कुछ आपके फिंगरप्रिंट में देख सकते हो, राइट। नाउ अनडाउटेडली अगर ऐसा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो इससे टाइम तो घटेगा ही, है ना। जो प्रिंटिंग का टाइम आता था, प्रिंटिंग का कॉस्ट आता था, जो मैन पावर लगते थे, सब कुछ घटेंगे, राइट। तो ओवरऑल क्या स्टेट का खर्चा बचेगा? एब्सोल्युटली बचेगा। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज था रिगार्डिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, जहां पर इंडिया का रैंक डिसमल है। जी हाँ 150 है। पहले इंडिया का रैंक 142 था। अभी प्रेस फ्रीडम में और भी यह रैंक गिर रहा है। और ये टोटल रैंक कितने कंट्रीज में होता है पता है? 180 कंट्रीज में। अब मतलब आप सोचिए, पीछे से हम लोग 30वें रैंक में हैं, है ना। और ये निकाला किसके द्वारा जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा निकाला जाता है। नाउ मेन चीज जो हम यहां पे देख रहे हैं वह है ऑफ कोर्स ग्लोबल एरिना में और इंडियन एरिना में क्या क्या ओवरऑल आपके डेटा है। तो ग्लोबल एरिना में बोला जा रहा है सबसे जो अच्छा कंट्री है जहां पर प्रेस फ्रीडम बहुत ज्यादा है वो है नॉर्वे। उसके बाद आता है डेनमार्क, उसके बाद आता है स्वीडन। वर्स्ट कंट्री अगर देख लीजिएगा वो बॉटम से आ जाता है नॉर्थ कोरिया, जहां पे बिल्कुल ही नहीं है। और रशिया को 155th पोजीशन में पुट किया गया है इस रैंक में। बोला जा रहा है दुनिया भर में पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है। इनफैक्ट यहां पे बोला जा रहा है 2-fold इंक्रीज हो रहा है पोलराइजेशन का, राइट। और ये किस लिए हो रहा है पता है? केओस को देखते हुए दुनिया भर में, दैट इज मीडिया पोलराइजेशन इज फ्यूलिंग डिविजन्स विद इन कंट्रीज एज वेल एज पोलराइजेशन बिटवीन कंट्रीज एट इंटरनेशनल लेवल। दुनिया भर में इंडिया के बारे में भी बोला गया है दैट इंडिया जो है ना दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री है मीडिया के लिए। एंड इसमें नोट किया गया दैट जर्नलिस्ट जो है दे आर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंसेस एज वेल। इनफैक्ट इंडिया का पोजीशन अगर देख लीजिएगा, दे हैज बीन कंसिस्टेंटली फॉलोइंग इन दिस इंडेक्स सिंस द ईयर 2016 तब के समय। लेकिन यहाँ इसका रैंक था 133, बट बाद में आप देखोगे रैंक गिरता गया ना। सवाल होता है इंडिया का तो गिरा, आजू बाजू डिफरेंट कंट्रीज का कैसा रैंक है भाई? तो देखो नेपाल का रिस्पेक्टिवली बेहतर है 76, पाकिस्तान का गंदा रैंक है 157 रैंक है, श्रीलंका का 146 रैंक है, बांग्लादेश का 162 रैंक है, चाइना का 175 रैंक है। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा पुअर है इधर भी। गवर्नमेंट डज नॉट एग्री विद फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। जी हाँ, हमारे देश की सरकार बिल्कुल ही सहमत नहीं है। क्यों? पहली बात तो दैट ये जो सैंपल साइज जिसके थ्रू ये डेटा लिया जाता है ना वो काफी ज्यादा छोटा होता है ना, जिसका फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड ये जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किए जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चनेबल भी है। तो ये सब देखते हुए क्या कभी कोई सरकार इन डेटास को कंसीडर करेगी? नहीं, राइट। तो वही चीज़ इंडिया ने भी किया है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। फाइनली आपको लोगों को तो सबको पता चल गया होगा दैट हमारे देश का 15वां प्रेसिडेंट जो है वो चुन लिया गया है, एंड दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, राइट। नाउ ये देश की पहली ऐसी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, ध्यान दीजिएगा, पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है और दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बताइए तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब ये जो है ना संथाल कम्युनिटी से आती है। पहली बात तो संथाल
ये थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है हमारे देश में आफ्टर गोंड और भिल ट्राइब्स। और ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में फैली हुई है। नाउ सवाल होता है द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ की है? तो ये है उड़ीसा की। नाउ संथाल के अगर बारे में बात करें तो इनका अपना स्क्रिप्ट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओल चिकी। इनफैक्ट ये शायद मैंने याद है, मुझे जहाँ तक आ रहा है 3 महीने पहले मैंने इसके बारे में और भी डिस्कशंस की थी, राइट? तभी भी ये न्यूज़ में था, है ना? तो फिर से ये न्यूज़ में है, तो अगेन आई डोंट नो वाई दैट इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस पेपर। अब इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे इनकी जन्म कब हुई थी, राइट? इतना तो खैर नहीं पूछेगा आपसे, बट हाँ ये जरूर पूछ सकता है कौन से राज्य से ये बिलोंग करती है, राइट? एंड ये इन्होंने रामादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से अपनी पढ़ाई की है। फर्स्ट ट्राइबल है ये टू बिकम द कंट्रीज प्रेसिडेंट। इनसे पहले आज तक कोई भी ट्राइबल हुआ नहीं है ना? ना ट्राइबल मेल ना ट्राइबल फीमेल। पहली जो ट्राइबल बन रहे हैं वो है ये फीमेल, जो क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी, राइट? नेक्स्ट, ये यंगेस्ट है टू बिकम द प्रेसिडेंट। जी हाँ, 64 ईयर्स इनका उम्र है एंड 64 ईयर्स 40 से 46 डेज में ही ये प्रेसिडेंट बन गई। सेकेंड वुमन है ये टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल। अच्छा चलो आंसर तो मिल ही गया आपको, आप नीचे क्या लिखोगे? एनीवेज, सतान ट्राइबल फैमिली में इनका जन्म हुआ एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन इन हर विलेज। जी हाँ, इनके गांव में पहली ऐसी वुमन थी जिन्होंने भुवनेश्वर को लीव किया था, आई मीन फॉर अ कॉलेज डिग्री, एंड शी स्टार्टेड हर करियर एज अ स्कूल टीचर, जिसके बाद में ये गवर्नमेंट क्लर्क बनी और बाद में 1997 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। फैमिली के बारे में अगर बात करें तो इनके हस्बैंड श्यामचरण मुर्मू जी का निधन हो गया था 2014 को, एंड शी लॉस्ट बोथ हर सन। दोनों इनके 2 बेटे थे, एक बेटे को 25th ईयर के एज में इन्होंने खो दिया, दूसरे बेटे को 21st ईयर के एज में खो दिया। इनकी एक डॉटर भी है, इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है इतिश्री मुर्मू, ठीक है? एंड शी इज मैरिड और वो अभी भुवनेश्वर में रहती है। सो इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर हर दैट हर मदर हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करियर हाइलाइट्स अगर देख लीजिएगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं 2022 में तो खैर 15वें प्रेसिडेंट बन ही गए हैं। 2015 से 21 के बीच में ये गवर्नर ऑफ झारखंड थी। 2007 में शी वाज ऑनर्ड एज द बेस्ट लेजिस्लेचर बाय उड़ीसा असेंबली। 6 के 9 के बीच में प्रेसिडेंट थी ऑफ द बीजेपी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा इन उड़ीसा। 2004 से 2004 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ नवीन पटनायक गवर्नमेंट में थी, मिनिस्टर थी नवीन पटनायक गवर्नमेंट में। 2004 से 9 के बीच में 2 टाइम बीजेपी एमएलए थी फ्रॉम रायरंगपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उड़ीसा, राइट? तो ये सब देख लीजिए, ठीक है? 1997 में शी वाज इलेक्टेड एज अ काउंसलर एंड बिकम द वाइस चेयरपर्सन एंड रायरंगपुर नागर पंचायत में, ठीक है? तो ये सब है। नेक्स्ट, द हिंदू से ये लिया गया था। 200 साल एक्चुअली मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। तो इसीलिए ये न्यूज़ में भी था। जेनेटिक्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, जीन्स या फिर जेनेटिक वेरिएशंस या फिर जो ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी होना, तो इनके बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड जेनेटिक्स, राइट? एंड इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रेगर मेंडल, जो क्या एक मॉन्क थे, ठीक है? तो अब देखो इन्होंने ऐसे किया कैसे? तो देखो, इन्होंने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बोला था। एक्चुअली इसमें क्या बोला था ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर, जिसके आधार पर मेंडल ने डेवलप किया था 3 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्या डिस्क्राइब करता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, है ना? अब देखो, इससे पहले लेकिन ये सब चीजें पता ही नहीं थी। बिफोर एनीवन न्यू जीन्स एग्जिस्टेड, इसके पहले पता ही नहीं था। बट आज तक साइंटिस्ट ने मेंडल प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बहुत ही इनहेरिटेंस के जो फिनोमिनाज है ना, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में। इनफैक्ट इनका मेन कंट्रीब्यूशन जो है बायोलॉजी के फाउंडेशन में था। इनफैक्ट मेंडल थ्योरी के साथ साथ जो चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशनरी थ्योरी है ना, इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं बायोलॉजी का फाउंडेशन रखा था। इनके थ्योरी के, मेंडल थ्योरी के आधार पर बहुत सारे ह्यूमन डिजीज का क्योर मिला है। जी हाँ, एक डिजीज है अल्काप्टोन्यूरिया, जिसमें स्किन का डीकलरेशन हो जाता है, ठीक है? तो वो उसका डिजीज इनके थ्रू मिला है। इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट टू अप्लाई मैथ्स टू बायोलॉजी। देखो, इससे पहले चार्ल्स डार्विन का भी थ्योरी था, बट चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी था ना, वो कैलकुलेशन के ऊपर आधार नहीं था, रादर वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधार था। बट मेंडल ऐसे पहले बॉटनिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में अप्लाई करने की कोशिश की थ्रू दिस थ्योरी, ठीक है?
नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडियाज लॉ ऑन अबॉर्शन। एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक 25 ईयर्स ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन, दैट इज 25 वर्षीय एक प्रेग्नेंट लेडी ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ठीक है, बैकग्राउंड की अगर बारे में बात करें तो ये जो 25 ईयर ओल्ड वुमन है, शी इज अनमैरिड, इनकी विवाह अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, और इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पास परमिशन मांगा था दैट देखो भाई मेरा तो 23 वीक और 5 दिन हो गया है, तो प्लीज मुझे ये अलाउ किया जाए दैट मेरा जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करने का हुक्म दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उनके पार्टनर ने पहले तो बोला था उनसे शादी कर लेंगे, बट जैसे ये टाइम पीरियड चला गया ना, उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था दैट नहीं भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाउएवर दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया और इनको परमिशन नहीं दिया, इसीलिए इनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके यह गुहार लगानी पड़ी ना। सवाल होता है, पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देती है ना, वो अपने पुराने वर्डिक्ट्स को देखकर डिसीजन देती है और जो कानून हमारे देश में बने हुए हैं उनको मद्देनजर देखते हुए डिसीजन देती है। जिसमें अगर देश में अबॉर्शन के रिलेटेड कानून देखिएगा तो इंडियन पीनल कोड 1860 में क्रिमिनलाइज किया जाता है वॉलंटरीली कॉजिंग मिसकैरेज। अगर आप वॉलंटरीली मिसकैरेज को कॉज करते हो तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी 1860, राइट। इनफैक्ट जिसको अमेंड भी किया गया था 2021 में, उसमें क्लियरली बोल दिया गया दैट टर्मिनेशन जो है ना, अगर आपको मेडिकल प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है तो, और अगर आपका वो फोटस अगर 20 वीक तक का है, देन यू हैव टू टेक ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर। बट अगर वो टाइम पीरियड 20 से 24 वीक के बीच का है, तब 2 डॉक्टर का ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के सेक्शन 3B ऑफ द रूल्स में जो क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट अलाउज 7 कैटेगरी ऑफ वुमेन जो कि एलिजिबल है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक। वो कौन कौन है? वो है रेप सर्वाइवर्स मेजरली, एक तो माइनर्स 18 साल से कम के बच्ची है ना, उसके बाद चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस फ्रॉम मैरिड टू डाइवोर्स। तो इस टाइप के केसेस जो होते हैं उसमें अलाउ किया जा सकता है कुछ कुछ। ठीक है, हाउएवर लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द सिचुएशन ऑफ अनमैरिड वुमेन। अनमैरिड वुमेन्स के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। देखो यहाँ पे लेकिन बोला गया चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस फ्रॉम मैरिड टू डाइवोर्स, वो अलग है मैरिड टू डाइवोर्स, बट अनमैरिड वुमेन का क्या होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से देखो क्या बोला गया है दैट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा वर्डिक्ट दिया जिसके तहत अनमैरिड वुमेन को कवर किया जाता है। जैसे जो अमेंडमेंट किया गया था ना 2021 को एक्ट का, उसमें जो ये टर्म था हस्बैंड, उसको सब्स्टिट्यूट करके पार्टनर दे दिया गया था। देखो अब हस्बैंड अलग होता है, अगर एक फीमेल दूसरे मेल के साथ शादी करती है ना, देन दैट इज हस्बैंड, राइट। बट पार्टनर, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग भी पार्टनर हो सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो अ क्लियर सिग्नल मतलब इससे पहुंच गया था दैट हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया गया है वुमेन्स को, जो क्या जिनका शादी नहीं भी होता है उनको भी अबॉर्शन कहीं ना कहीं अलाउ करता है। इनफैक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है एक मेडिकल बोर्ड को स्थापन करने का, जो क्या फॉर्म की जाएगी बाई एम्स, है ना, जो कि चेक करेगी क्या ये सेफ है टू कंडक्ट एन अबॉर्शन ऑन वुमेन एंड सबमिट करेगी रिपोर्ट 1 वीक में। ठीक है, denying an unmarried woman is a right to safe abortion is a violative of the personal autonomy and freedom। आप खुद सोचो, एक कानून कोई भी महिला को कैसे कोई बोल सकती है दैट देखो भाई 24 अगर तुम्हारा उम्र हो गया तो मैंने 24 अगर वीक हो गया तो तुम्हें नहीं अलाउ मिलेगा। पहला तो हमें इंसान के राइट को ना हमें मतलब देखना पड़ेगा। तो एक वुमेन भी तो, उसको भी तो हक है ना जी, भले ही एक नवजात शिशु उनके पेट में है, ठीक है, बट उनका जन्म तो अभी तक नहीं हुआ है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा है जो कि अभी भी हमारे सामने है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी बोला जा रहा है दैट आप एक अनमैरिड वुमेन को उनके राइट्स से डिनाई कर दे रही हो, क्योंकि उनका भी तो पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम का राइट है ना। इनफैक्ट आर्टिकल 21 के तहत सिंपल पर्सनल लिबर्टी सबका पास होता है, सबका बॉडीली इंटीग्रिटी होता है, तो क्या एक वुमेन का नहीं है? एब्सोल्युटली है, राइट। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप को भी रिकॉग्नाइज किया था पहले। तो देखो अब मैं क्या बोलूं, ये कहीं ना कहीं एक जाल है जो फंसते जा रहा है। देखो
सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री अलाउ किया, है ना, लिविंग रिलेशनशिप को अलाउ किया, बोल दिया गया दैट 18 साल से जो उम्र के ज़्यादा लोग हैं दे कैन स्टे टुगेदर विदाउट एनीथिंग। तो इस टाइप से चीज़ें जब आप अलाउ कर रहे हो तो इस टाइप की चीज़ें देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्रेगनेंसी वाले केसेस बढ़ सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। तो यही चीज़ है बेसिकली जो एनालाइज करना है आपको। बट एनीवेज कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं पास्ट वाले एक्ट और रिसेंट वाले एक्ट में, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना दैट मेडिकल को अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो परमिशन लेना पड़ता है। तो पहले क्या था कानून में दैट 1 डॉक्टर का ओपिनियन अलाउ था अगर टर्मिनेशन आप 12 वीक के अंडर कर रहे हो, है ना, और 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए था अगर आप टर्मिनेट 20 वीक के अंडर कर रहे हो। बट अभी कानून है बता रहा है दैट 1 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अगर आप 20 वीक तक का अबॉर्शन कर रहे हो, और 2 और डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अगर आप 20 से 24 वीक तक का अबॉर्शन कर रहे हो, राइट। इनफैक्ट इसमें लेकिन अगर 24 वीक वाला केस हुआ ना तो मेडिकल बोर्ड का भी परमिशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट जेस्टेशन लिमिट 20 वीक्स था हर के लिए, बट इसको बढ़ा दिया गया 2021 में 24 वीक कर दिया गया फॉर द वल्नरेबल वुमन, जिसमें रेप विक्टिम भी आती हैं, ठीक है। या फिर बियॉन्ड 24 वीक्स भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। एक कंडीशन है दैट सब्सटैंशियल फोटल एबनॉर्मलिटीज होनी चाहिए, दैट बच्चे में ही एबनॉर्मलिटीज होने चाहिए। तो उस केस में कहीं ना कहीं सरकार अलाउ भी करती है। प्राइवेसी के बारे में पहले तो कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया था, बट अभी के समय में जो है प्राइवेसी के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है दैट हाँ, डेटा जो भी रहेगा वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा और उनके वुमेन्स के डेटा को पब्लिक नहीं किया जाएगा। एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों द हिंदू का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज़। एक्चुअली ये आप बोल सकते हैं एक स्टेट का न्यूज़ है ना, कर्नाटक स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे कमीशन बैठाया गया था जिसका नाम है भक्त वत्सला कमीशन, ठीक है, जिन्होंने रिकमेंड किया था दैट ओबीसीज को जो है 33% कोटा दे दिया जाना चाहिए अर्बन लोकल बॉडी के पोल में, ठीक है। एनीवेज चलो हम उसके बारे में नहीं आते, हम मेन या जो यहाँ पे चर्चा करेंगे आज के आर्टिकल में वह यह चर्चा करेंगे दैट हाँ एग्जाम्युलेटरी पॉइंट ऑफ किससे रिलेटेड है वो तो आप देख ही पा रहे हो, बट ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ना इसका हिस्ट्री कैसा रहा है हमारे देश में। देखो 1953 में जो है ना एक कमीशन का सेटअप किया गया था जिसको हम लोग कहते थे खालेकर कमीशन। It was the first to identify backward classes other than scheduled caste, scheduled tribes at national level, ठीक है, पहली बात तो है ना। तो ये 1953 में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट 1980 में मंडल कमीशन का एस्टेब्लिश किया गया था, जिन्होंने एस्टिमेट किया था दैट ओबीसी पॉपुलेशन जो है वो 52% है और इनको 12657 कम्युनिटी को एज अ बैकवर्ड कम्युनिटी घोषित किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंड भी किया था इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग कोटा विच वेयर ओनली फॉर SC/STs, है ना। पहले था SC/STs के लिए और वो कोटा कितना था 22.5%। बाद में जब मंडल कमीशन ने देखा दैट अरे भाई 52% तो ओबीसी कम्युनिटीज है जिसमें अराउंड 1257 कम्युनिटीज आ रहा है, तो बोला गया दैट क्यों ना इसको बढ़ा के आप 49.5% कर दीजिए, ठीक है। तो पहले था सिर्फ SC/STs तो वो थे 22.5%, बट इसको बाद में बढ़ाकर 49.5% कर दिया गया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्व किया था 27% ऑफ द सीट्स इन द यूनियन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज फॉर ओबीसीज, और ये कोटा जो है इट वाज सब्सटैंशियली इन्फोर्स्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इनफैक्ट 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना 2018 का, उसने प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट है तो एक रिवर न्यूज़ में है, रिवर तो मैं नहीं बोलूँगा, राइवुलेट बोलूँगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना दैट अगर सोचो ये मेन रिवर हुआ गंगा, ठीक है, अब सोचो ये गंगा का ट्रिब्यूटरी है, अब गंगा का ट्रिब्यूटरी में भी तो बहुत सारे रिवर्स आके जुड़ते हैं ना, तो इस टाइप के रिवर्स को राइवुलेट्स कहते हैं, ठीक है। एनीवेज अब एक काली बीन नाम का भी एक राइवुलेट है जो कि पंजाब के इस प्रांत से गुजरता है, देख रहे हो। अब ये वाला जो काली बीन है ना इसको बहुत ज़्यादा होली माना जाता है इन सिख रिलीजन, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सिख रिलीजन में जो गुरुदेव्स हैं उनका जीवन इस रीजन से डायरेक्टली इस पानी इस बेसिकली नदी से डायरेक्टली रिलेटेड है, इस राइवुलेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसीलिए अब जोश में क्या होगा ना पंजाब के जो CM है ना भगवंत मान जी, वो चले गए यहाँ पर और उन्होंने इस जोश में यहाँ का पानी पी लिया। अब यहाँ का पानी जो है ना, देखो हमें क्या होना चाहिए ना, हमें लॉजिकल होना चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं दैट जो भक्ति है तो भक्ति में कुछ भी कर लो, ना 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 ना। देखो हमें लॉजिकल इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो जब गुरु नानक जी ने शायद यहां का पानी पिया होगा या फिर जो भी किया होगा, तो उस समय जो है पानी साफ, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तब इतना पोल्यूशन नहीं था, तो वो जब वाटर बॉडीज जो है पोल्यूट नहीं होती थी, है ना। बट अभी अगर देखिएगा ना, वाटर बॉडीज काफी ज्यादा पोल्यूटेड है, इसलिए सब समय हमें दिमाग से काम लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जोश जोश में ऐसे नहीं कर लीजिएगा दैट इनके तरह इस टाइप का पानी पी लीजिए और बाद में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ है, इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, ठीक है। तो एनीवेज काली बीन अगर राइवुलेट के बारे में बात करें, ये 165 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम होशियारपुर एंड मीट्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर बियास एंड सतलुज एट कपूरथला। इसको काली बीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ब्लैक रेवुलेट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज फ्रॉम अराउंड 80 विलेजेस और हाफ डजन स्मॉल एंड बिग टाउन्स जो है, उस सारे गंदगी जो है इसी रीजन में गिरती है, ठीक है। तो अब बताओ, उन्हीं का पानी इन्होंने पी लिया, ठीक है, इसलिए इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। नेक्स्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। दोस्तों वैसे हम लोगों ने इसके बारे में कल बात किया था आपसे, राइट, बट उसी का कंटिन्यूएशन है, जहां पर कुछ कुछ रैंकिंग्स को मैंने डिस्कस किया था, तो वो डिस्कस कर लो। जैसे कर्नाटका ने टॉप किया था रैंकिंग, फॉलोड बाय तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब देखो हम लोगों ने जो कल वाला देखा था ना, वो नॉर्थ ईस्ट वाले केस में देखा था, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था मणिपुर ने नॉर्थ ईस्ट एंड हिल कैटेगरी स्टेट में टॉप मारा है। दूसरा बताइए तो कौन था, ये मैंने कल ही क्लास में पूछा था, लेकिन ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये तो मणिपुर तो पहला नंबर में था, ठीक है। दूसरा नंबर का स्टेट कौन था इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज हिल कैटेगरी स्टेट, है ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। चलिए अच्छा, नेक्स्ट चंडीगढ़ ने टॉप परफॉर्म किया था इन द यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट कैटेगरी में। और बॉटम से अगर रैंक देखना स्टार्ट कीजिएगा तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, ये सब जो है बॉटम ऑफ द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2022 में आते हैं। चलो एक तो आपको यहां पे मैंने क्वेश्चन किया था दैट हम बताओ दूसरा रैंक किसने लाया था नॉर्थ ईस्टर्न हिल कैटेगरी स्टेट में। दूसरा इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए आप दैट इस इंडेक्स को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, ठीक है। So these are your both questions. Anyways, next न्यूज बताता है वॉर्म होल के बारे में। अच्छा, वॉर्म होल है क्या? स्पेस, है ना। स्पेस में यह एक ऐसा टनल है जो क्या दो प्लेसेस को जोड़ती है, राइट। और ये दो प्लेसेस ऐसे प्लेसेस है ना जो ऑफ कोर्स देखो, अभी तक पहली बात तो क्लियर कर दूं दैट वॉर्म होल को अभी तक हमें फाइंड आउट नहीं किया गया है, राइट। बट ऐसा माना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा है ना, तो उसके थ्रू आपने पढ़ा है ना दैट हाँ, ये जो स्पेस है वो टाइम स्पेस फैब्रिक में कहीं ना कहीं बेसिकली ट्रैवल भी करता है, टाइम भी बेसिकली ट्रैवल कर सकता है, राइट। तो वही चीज को मद्देनजर देखते हुए इस वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जहां पे बोला गया है स्पेस के एक पॉइंट से स्पेस के दूसरे वाले पॉइंट में हम जल्दी से पहुंच सकते हैं दैट अगर एक पर्टिकुलर रास्ते से हम अगर जाए तो। सोचो यहां पे एक पॉइंट है, राइट, और देखो ये दूसरा वाला पॉइंट कितना दूर है, टेक्निकली अगर देखोगे देखो बहुत ज्यादा दूर है। बट अगर रॉकेट एक रीजन से दूसरे रीजन प्रॉपरली जाया जा सके ना, तो आराम से जल्दी से हम एक रीजन से दूसरे रीजन भी हम पहुंच सकते हैं। और ये जिस रास्ते से जाया जाएगा उस रास्ते को कहा गया है वॉर्म होल, WORMHOLE, ठीक है। चलो अब एमसीक्यूज में आते हैं दोस्तों। कल के एमसीक्यूज पूछे गए थे कुछ, जिसमें सबसे पहला था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन था इट इज सिंपली द डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसीज फिएट करेंसी, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही था। दूसरा था अनलाइक क्रिप्टो करेंसी इट विल नॉट बी सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी। नहीं भाई, इट इज सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी, है ना। तो ऑफकोर्स दूसरा वाला रॉन्ग है, पहला वाला सही है। तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया था। ये मिशन जल शक्ति के अंडर एब्सोल्युटली सही है। दूसरा है इट्स प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर इसको किया गया इट विल ऑल टुगेदर डू अवे विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्ट्रेस इन द वाटर स्ट्रेस एरियाज ऑफ द कंट्री। ऐसा थोड़ा ना बोला गया भाई। देखो जल जीवन मिशन की तरह हाँ हम लोग मेक श्योर करते हैं दैट हाँ नल से जल जरूर पहुंचा दे, बट अगर नल से जल अगर सब घर में पहुंच गया, एक तो 24 घंटा तो नहीं आ रहा है ना, तो 24 घंटा अगर नल आपका पानी नहीं आ रहा है तो आप कैसे बोल पा रहे हो दैट वाटर स्ट्रेस सब कुछ चला जाएगा? नहीं,
ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सट्रीम इवेंट्स अगर देखे या फिर बहुत फ्लफी टाइप के अगर आपको इस टाइप के स्टेटमेंट दिखे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दोस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है। तो एनीवेज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो of course 1 is the correct answer in this very question as well. Next question is abort mission of ISRO. Recently जो न्यूज़ में था वो डील करता है by which of the following: to plant and grow vegetables in spacecraft, दूसरा है to hit the enemy spacecraft in space during war, तीसरा है टू कैच द स्पेस डेब्री, और चौथा है क्रू एस्केप फ्रॉम स्पेस स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑफ कोर्स डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में कल प्रॉपर्ली डिस्कस भी किया गया था। सो एनीवेज करेक्ट अगर सीक्वेंस देख लीजिएगा ये है AAD, जिसमें संगीता, अभिजनी, हसल बसल, आकाश ज्योति, आपका देखिए यहाँ पे ACD कर दिया गया, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। अब्दुल है ना, चलिए AAD ये इनका सही है, शारदा का, गार्गी का सही है, दिया का सही है, जूरी का सही है, मनोज का सही है, मोप्रान, ध्रुव ज्योति, इफ्तिकार है ना, और झरना, सबका सही है। चलो वेरी गुड। अब आज के क्वेश्चंस में आते हैं। आज के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बट उससे पहले इफ़ यू फील लाइक दैट हाँ कंटेंट आपको मिल रहा है, देन यू कैन हिट द लाइक बटन एज वेल। इट विल एब्सोल्युटली इनकरेज एंड मोटिवेट्स अस। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग इंडियाज लॉ ऑन अबॉर्शन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला, इंडियन पेनल कोड 1860 criminalizes voluntary causing miscarriage. One doctor's opinion is needed for abortion till 20 weeks. Beyond 24 weeks, abortion is not allowed in any cases. Provision to protect the confidentiality of data related to termination and privacy of women is also there. तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। Next, Olchiki. Olchiki is the script of which among the following tribal groups? Riang, Irulaz, संथाल्स या फिर सीमास? ये आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। विल वेट फॉर द आंसर टू कम अप, राइट? एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।